गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है यूपीपीएससी 2023 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो है 12 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एग्ज़ाम होने तक ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो अभी से ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और ये जो YouTube पर डेली टेस्ट चलता है इनका PDF ही आपको वहीं मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामे पहल का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय की पहल है ये? होम मिनिस्ट्री की, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या महिला और बाल विकास मंत्रालय? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर 7 अप्रैल 2022 को आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामे पहल का शुभारंभ किया है। और यह जो पहल है वो पिरामल फाउंडेशन और विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब? किसके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस तो 2 अक्टूबर है, ओजोन दिवस 16 सितंबर है, 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पहली बार वर्ष 2014 में लौह पुरुष, ठीक है, भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना हो तो। देखिए, यह जो दिवस है तो सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं इस दिवस पे। और आपको याद हो कि वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? इसका उत्तर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन नंबर सी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में। और भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय संघ को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। और उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी की थी, जिसके कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे कहाँ के? बिहार के निवासी थे ये, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। और दिनकर जी का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम है सिमरिया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने क्षतिग्रस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। तो प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? प्रश्न रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम जो कि एक नाभिकीय ईंधन है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है कन्नौज।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। तो कन्नौज जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है और 7वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी ये, और इसके लिए बाणभट्ट द्वारा महोदय श्री संबोधन का प्रयोग जो है किया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पाल वंश, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बन गया। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र थी? कन्नौज। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है इनमें से? गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम है आए तो श्रावस्ती है। तो उत्तर प्रदेश की यदि 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले हम जिले देखें तो सबसे पहले है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर और तीसरे पर है औरैया। और सबसे कम साक्षरता वाले देखें तो श्रावस्ती प्रथम पर है, दूसरे पर बहराइच और तीसरे पर है बलरामपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी, उत्तर प्रदेश के महोबा में। अगर पहली वाली पूछ ले 1.0 तो उत्तर प्रदेश के बलिया में। तो 10 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य जो होता है वो क्या होती है? ब्यूटेन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत को देखें तो 1 मई 2006 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से हुई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। ठीक है, और सेकंड वाली महोबा से। ये अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है रिसेंट का। सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? कौन सा है ये? यह है पूर्णिया जिला बिहार का। तो हाल ही में बिहार का पूर्णिया जिला देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। नंबर 11 पर आ जाइए। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईसीआईसीआई बैंक या आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक की है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। इटली के सामने फ्यूजियामा लिखा है, जापान के सामने स्ट्रम्बोली, फिलीपींस के सामने रेनियर और अमेरिका के सामने मेयान। ज्योग्राफी का प्रश्न मिला दीजिए इनको। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी इटली में, माउंट फ्यूजियामा जापान, तो ए का बी, और मेयान है फिलीपींस में और रेनियर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2 एलिमिनेट करो तो ए का 2 जहाँ नहीं है, इनमें से आंसर होगा ए का 2। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो सी है इसका आंसर। तो स्ट्रम्बोली हो गया इटली में, फ्यूजियामा जापान में हो गया, मेयान फिलीपींस और रेनियर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है स्थान और यह है संस्थान, यह है संस्थान और यह है स्थानीय क्षेत्र। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और राज्य के चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है, राज्य के चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा भी सही है, लेकिन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान झांसी गलत है, क्योंकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर।
नंबर 14 पर आ जाइए। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना दो दो, ये कौन सा होगा इनमें से करेक्ट। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यानी ट्राइफेड का गठन वर्ष 1985 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था और इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्राइफेड से रिलेटेड, सी है इसका आंसर। तो देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ का गठन वर्ष 1985 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया, पहला वाला करेक्ट है। और इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया, तो दूसरा वाला भी करेक्ट ही है। ये विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न, कभी कभार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता? तो वो है विटामिन के। अब विटामिन के का यहाँ के तो लिख नहीं रखा, रासायनिक नाम लिख रखा है। तो B1 का थायमिन है, डी का कैल्सीफेरॉल है और फ्लोक्विनोन है के का, ई का टोकोफेरॉल है। तो सी आंसर सही है अपना। तो यह है विटामिन, यह है रासायनिक नाम, यह है कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 का थायमिन, इसकी कमी से बेरी हो जाएगा। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, मसूड़े फूल जाएंगे, स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। विटामिन के फ्लोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। तो इन सभी विटामिन को आप लेते रहिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। भावानी, बिमली, मल्लिका, हिमसागर निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? भैंस, भेड़, गाय, आम। जर्दालू और जोड़ देते इसमें तो अभी किसकी हो जाती फ्री सारी, ये आम की किस्में हैं, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भावानी हो गई, आम्रपाली हो गई, बिमली हो गई, मल्लिका हो गई, किशनभोग, अमृतभोग, लंगड़ा, हिमसागर, कमली, बीजू और जर्दालू, ये सब आम की प्रमुख किस्में हैं। और अभी हाल ही में 13 से 20 जून 2022 के मध्य आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ये रिसेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। तो जून 2022 में गुजरात जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। यह एक अनूठी पहल है जिसमें लड़कियां जो हैं चुनाव में भाग ले रही हैं और वे न केवल इसमें मतदान करती हैं बल्कि इसमें जो है हिस्सा भी लेती हैं और इस तरह वे अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। और लड़कियों के इस प्रकार सशक्तिकरण से भविष्य में न केवल निचले स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर भी उनके नेतृत्व में विकास होगा। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए? तो पहला प्रावधान है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लिखा है, एक ही बात है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करके नीति निदेशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये हुआ था और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल। ये तीनों चीज़ें की गई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए जो है बाध्य कर दिया गया और संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर करके जो है नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है इसको। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और उपर्युक्त सभी प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये भी प्रश्न पॉलिटी का ही है। शिक्षा को, वन को, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण को, नाप तोल को और न्याय प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया गया। संघ सूची से राज्य सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, राज्य सूची से संघ सूची में
और संघ सूची से समवर्ती सूची में। बताइए, संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और नापतोल और प्रशासन को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। देखिए, या तो फंडामेंटल ड्यूटीज से, या फंडामेंटल राइट से, या फिर सिटीजनशिप नागरिकता से, और या फिर प्रियम्बल से। एक आधा प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस बार ही पूछा गया था, ड्यूटीज से पूछा था। तो कौन सा इसमें आपका मूल कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं अहिंसा से दूर रहना। कुछ गलत तो नहीं लग रहा है इसमें? देखिए, पढ़ने में ऐसा लगता है कि सभी ठीक है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते मत चले जाना, शब्दों पर रुक जाना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, अहिंसा से दूर रहना नहीं। एक अक्षर की गलती है और पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये है इनकरेक्ट, ठीक है। और कितने हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज अभी आपके पास? 11 है, 11, ठीक है, 11 है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, ना कि अहिंसा से दूर रहना। तो 20 प्रश्न थे जिसमें हमने करंट अफेयर्स और जीएस दोनों के प्रश्नों को जो है देखा, जो डेली का हमारा एक टेस्ट रहता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम है, जिसमें लगभग 19,000 मेंबर्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और यूपीपीसीएस 2023 की पेड सीरीज प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। आरओ की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।